हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं उत्प्रेरकीय गुण। बच्चों, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का 5वें नंबर का गुण है। क्या होता है उत्प्रेरकीय गुण और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें संक्रमण तत्व बच्चों उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबने उत्प्रेरक का नाम तो सुना है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं बच्चों? परिवर्तित कर देते हैं और इनके संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया के पश्चात ये पदार्थ शेष बच जाते हैं, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और बच्चों, उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है इसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक के बारे में आपने बात को जाना है। हम कह रहे हैं कि भाई संक्रमण तत्व ही उत्प्रेरक का काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इनमें क्या विशिष्ट बात है। तो बच्चों, संक्रमण तत्वों में क्या होता है? रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। इन रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति से इनमें बहुत सारे सक्रिय केंद्र बन जाते हैं, बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं मिलती है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक क्या करता है? अपनी इन रिक्त डी कक्षकों में क्रियाकारक अणु के साथ जुड़कर एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों? मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है और मध्यवर्ती यौगिक से बाद में उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो ये बच्चों समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि का सिद्धांत होता है, मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत। पृष्ठीय रसायन जब हम पढ़ेंगे तो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि आएगी, उसमें ये पूरा प्रोसेस आपको बच्चों वहाँ समझा देंगे। अब सुनिए स्टूडेंट्स, ऐसे उत्प्रेरक जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके और शीघ्रता से उत्पाद बना देते हैं। क्रियाकारक अणुओं को क्रिया करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा से थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वो शीघ्रता से उत्पाद बनाते। अगर ये ऊर्जा जितनी कम होगी तो क्रियाकारक है वो शीघ्रता से उतना ही जल्दी उत्पाद बनाएगा। बच्चों स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक जो होता है ना, वो क्रियाकारक को अपनी मुक्त संयोजकताओं के साथ भी जोड़ता है। यानी कि उत्प्रेरक क्रियाकारक अणु को जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाता है, स्थान प्रदान करता है, जिससे क्रियाकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर एक संकुल का निर्माण कर लेता है, एक सक्रियत संकर का निर्माण कर लेता है बच्चों, और फिर उसमें से वो उत्पाद का निर्माण कर देता है और उत्प्रेरक अन्य क्रिया के लिए सक्रिय हो जाता है। इसको बच्चों हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी बातें मैंने आपको बताई है ये सब संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरकीय गुणों को दर्शाने वाली बातें हैं। मैं आपको इसके बाद में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन बताऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उत्प्रेरक है वो संक्रमण तत्वों के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो हम यहाँ बच्चों अलग अलग अभिक्रियाओं की यहाँ पर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन जो भी बात मैंने अभी बोली है बच्चों उनको हम 1 बाय 1 करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन, लिखिए बच्चों। उत्प्रेरकीय गुण संक्रमण तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसमें संक्रमण तत्व धातु, मिश्र धातु व इनके यौगिकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।
नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, संक्रमण तत्वों द्वारा उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि इनमें रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति होती है। बच्चों अंडरलाइन दिस पॉइंट, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति होती है। इन रिक्त डी कक्षकों से क्रियाकारक अणु जुड़कर मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। यह इनकी समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि का सिद्धांत होता है। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि का सिद्धांत होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखना, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके शीघ्रता से उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, उत्प्रेरक क्रियाकारक अणु को जुड़ने के लिए अपनी पृष्ठ प्रदान करते हैं, जो सक्रियत संकर या संकुल यौगिक बनाकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसा विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि में संपन्न होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं कि दैनिक जीवन में या उद्योगों में इन उत्प्रेरकों के कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो हम देखते हैं, समझते हैं। चलिए, तो हम पहला एग्जाम्पल संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरकीय गुण का लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, हेबर विधि। बच्चों, इस हेबर विधि में क्या होता है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाती है, और इसमें उत्प्रेरक काम आता है आयरन विद मोलिब्डेनम। यहाँ आयरन उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। तो स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट हेबर विधि और रिएक्शन नोट करें।
इसके बाद में हम सेकंड लेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। क्या बच्चों? वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। तो बच्चों इसकी रिएक्शन क्या होगी? माना कि वनस्पति तेल में ये एक असंतृप्त एल्कीन अणु है और इसका बच्चों हमने हाइड्रोजनीकरण किया, तो ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये एक संतृप्त अणु का निर्माण कर देगी। ये दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है वनस्पति तेल जिसका हाइड्रोजनीकरण किया और जिससे क्या बन गया बच्चों? वनस्पति घी का निर्माण हो गया। वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण किया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे क्या बन गया? वनस्पति घी बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं संपर्क प्रक्रम। संपर्क प्रक्रम बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का मेथड है। ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने का मेथड है। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट? 2SO2 रिएक्ट करता है O2 से और यहाँ उत्प्रेरक प्लेटिनम काम आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी यहाँ काम आता है और बना देता है बच्चों 2SO3 गैस। क्या बना देगा? 2SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। स्टूडेंट्स ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, प्लेटिनम उत्प्रेरक है और क्या बना दिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बना दिया। तो इस मेथड का नाम है संपर्क प्रक्रम। स्टूडेंट चौथा एग्जाम्पल लेते हैं एथीन से पॉलीएथीन का निर्माण। फोर्थ एग्जाम्पल है एथीन से पॉलीएथीन का निर्माण। बच्चों इसमें हम उत्प्रेरक जो प्रयुक्त करेंगे एथीन से पॉलीएथीन के निर्माण में, उस उत्प्रेरक का नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन देखिए, ये एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये N अणु है, एकलक इकाई बोलते हैं इनको। आप इनका बहुलीकरण कराएंगे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो स्टूडेंट्स यहाँ बन जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों तरफ वैलेंसी फ्री और N। स्टूडेंट्स ये एथीन है तो ये पॉलीएथीन या पॉलीथीन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वैसे तो इस उत्प्रेरक का जो नाम होता है वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है। यहाँ जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है उसका नाम क्या है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ओके बच्चों, जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होगा वो होता है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स इसमें हम पांचवा एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ओस्टवाल्ड प्रक्रम स्टूडेंट्स ये नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें बनता है, वैसे ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि होगी। तो जब हम P ब्लॉक पढ़ेंगे तब इस प्रक्रम को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम यह देखना चाहते हैं कि यहाँ कौन है जो उत्प्रेरक का काम करेगा। स्टूडेंट रिएक्शन में देखिए 4 अमोनिया
5O2 से रिएक्शन करेगी और यहाँ प्लेटिनम विद रोडियम, टेम्परेचर भी जरूरत होता है बच्चों, यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर होता है, और ये बना देगा स्टूडेंट्स 4NO प्लस 6H2। इस प्रक्रम का नाम है ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ओके स्टूडेंट, तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम में हमने क्या बनाई, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाई। तो स्टूडेंट्स आप इनको 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बच्चों बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय गुण। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम। अब चुंबकीय गुण नेक्स्ट लेते हैं। सिक्स नंबर का टॉपिक चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बच्चों ये चुंबकीय गुण लेसन नंबर 1 में भी आता है। हम वहाँ ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि संक्रमण तत्व भी अधिकांश ठोस है, अपवाद मरकरी को छोड़ के। तो जो भी गुणधर्म हमने ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण में पढ़े हैं, पूरे की पूरी गुण यहाँ पर भी वो की वही होंगे। स्टूडेंट्स संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण मुख्यतया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। आप सबको पता है कि इनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दो तरह की गति दर्शाते हैं। एक तो अपनी अक्ष पर ऐसे जो गति होती है इलेक्ट्रॉन की, अपनी खुद की अक्ष पर, जिसको हम चक्रण गति कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं बच्चों। एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है बच्चों, ये कक्षीय गति होती है। कौन सी गति होती है बच्चों, कक्षीय गति होती है। इन दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इस चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ही हम संक्रमण तत्वों की बहुत सारी संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम संक्रमण तत्वों की संरचना प्राप्त कर लेते हैं। और जो ये दोनों गति है इलेक्ट्रॉन की बच्चों,
इन गति के कारण ही कुल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और बच्चों, हम इस कुल चुंबकीय आघूर्ण को जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं म्यू नेट इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, म्यू एल प्लस म्यू एस। बच्चों, जो म्यू एल होता है ये होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है बच्चों? ये कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। स्टूडेंट्स, और जो म्यू एस होता है वो म्यू एस होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। स्टूडेंट्स, इन दोनों आघूर्णों के कारण जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है उससे हम संक्रमण तत्वों की संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये बोर मैग्नेटोन में ज्ञात किया जाता है। यानी कि इस चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या होगा? बोर मैग्नेटोन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बोहर मैग्नेटोन यानी कि एक बोहर मैग्नेटोन को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है EH/4πm.c। इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं एक बोहर मैग्नेटोन का मान। ये इलेक्ट्रोड पर आवेश है, H प्लांक नियतांक है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। तो स्टूडेंट्स, बोहर मैग्नेटोन की गणना हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1d कक्षकों में उपस्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित होते रहते हैं और गति करते रहते हैं। इसलिए इनकी कक्षीय गति का, क्योंकि बाहर है इलेक्ट्रॉन, तो इनकी कक्षीय गति का इनके चुंबकीय आघूर्ण में योगदान समाप्त हो जाता है। इसलिए संक्रमण तत्वों में और अंतः संक्रमण तत्वों में, दोनों प्रकार के तत्वों में जो चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जाती है वो केवल किसके माध्यम से करेंगे? म्यू एस के माध्यम से करेंगे, म्यू एल के माध्यम से नहीं करेंगे। यानी कि हमें चुंबकीय आघूर्ण केवल किससे प्राप्त होगा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से प्राप्त होगा। तो बच्चों, इस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा, अंतः संक्रमण तत्व हो चाहे संक्रमण तत्व हो, उन दोनों में हम जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे उस फॉर्मूले को हम बताते हैं स्मॉल n n+2। म्यू बराबर अंडररूट स्मॉल n n+2। इस फॉर्मूले से बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्मॉल n जो होता है वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली कि किस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है, लेकिन पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर हम इन संक्रमण तत्वों की चुंबकीय गुणों को 3 भागों में बांट देते हैं। 3 प्रकार के पदार्थों में हम इनका वर्गीकरण कर देते हैं। एक अनुचुंबकत्व, नाम सुना होगा। फर्स्ट क्या होगा? अनुचुंबकत्व। सेकंड क्या होगा? प्रतिचुंबकत्व। और थर्ड क्या होगा? लोह चुंबकत्व। स्टूडेंट्स, आपने तीनों नाम सुने हैं, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। ये तीनों नाम आपने सुने हैं। तो हम पहला इसमें समझते हैं कि प्रतिचुंबकत्व किसे कहते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले, क्योंकि बेसिक बात को हमको लिखना बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों टॉपिक डाल दीजिए चुंबकीय गुण।
इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके लिखाता हूँ। चुंबकीय गुण, इसमें आप लिखिए, एरो वाइज लिखिए, संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाती है। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ही संक्रमण यौगिकों की संरचना की जानकारी मिलती है। बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति दर्शाते हैं, जिन्हें कक्षीय गति एवं चक्रण गति कहते हैं। कक्षीय गति एवं चक्रण गति कहते हैं। कक्षीय गति से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना है तथा इस गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसे म्यू एल से दर्शाते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर होने वाली गति चक्रण गति कहलाती है। इस गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। जिसे म्यू एस से दर्शाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इलेक्ट्रॉन की दोनों गतियों के कारण ही कुल चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। जिसे निम्न सूत्र से दर्शाते हैं। तो बच्चों लिखिए, म्यू नेट बराबर म्यू एल
प्लस म्यू एस, म्यू नेट बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। ओके, अगली लाइन में लिखना इसका मात्रक बोर मैग्नेटोन होता है, इसका मात्रक बोर मैग्नेटोन होता है। अगली लाइन में लिखना एक बोहर मैग्नेटोन बराबर ई एच अपॉन 4 पाई एम सी होता है। ई एच अपॉन 4 पाई एम सी होता है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना संक्रमण तत्वों में n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन ऊपर ही गति करते रहते हैं, अतः इनकी कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या में योगदान नहीं मिलता है। अर्थात म्यू एल लगभग बराबर म्यू एस हो जाएगा, म्यू एल लगभग बराबर म्यू एस हो जाएगा। अतः परिणामी चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ही ज्ञात किया जाएगा। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ही ज्ञात किया जाएगा। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यहां स्मॉल एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहां स्मॉल एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना पदार्थों के चुंबकीय आघूर्णों के व्यवहार के आधार पर, पदार्थों के चुंबकीय आघूर्णों के व्यवहार के आधार पर संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों फर्स्ट लिखे, पहला गुण लिखे, फर्स्ट गुण प्रतिचुंबकत्व। फर्स्ट टॉपिक लिख लेंगे बच्चों प्रतिचुंबकत्व। अब स्टूडेंट्स ये नाम आपने सुना है प्रतिचुंबकत्व, बिल्कुल सुना होगा। डायामैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकत्व, डायामैग्नेटिज्म। बच्चों प्रतिचुंबकत्व दर्शाने वाले परमाणु, अणु या आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ऐसे युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बच्चों क्या बन जाता है? शून्य। इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। अब आप इनको ताप दो चाहे कुछ भी दो, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य ही रहता है। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ओके बच्चों, अगर आप इन चुंबकीय पदार्थों को, इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों को आप यदि चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखेंगे, ऐसे आप चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखेंगे इन पदार्थों को, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होंगे, इस तरीके से ये प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिचुंबकत्व के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें तीन बातें खासकर याद रखनी है कि एक तो इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। दूसरी बात यह कि ऐसे पदार्थ ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। और बच्चों, तीसरी बात है कि इन पदार्थों को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित करेंगे। मुझे लगता है आपको आसानी से ये पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि ये लेसन नंबर 1 में भी हमारे पास ऐसा कैसा ही मैटर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पदार्थों की। दूसरे पदार्थ का नाम क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकत्व। ऐसे पदार्थों के गुण को हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं। बच्चों, अनुचुंबकत्व पदार्थ जो भी होते हैं उनके परमाणु, अणु और आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चों, ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, बल्कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, बल्कि ये अपनी गति के कारण ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। बच्चों, अगर ऐसे पदार्थों को जो अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, उन पदार्थों को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखेंगे बच्चों, ऐसे पदार्थों को अगर आप, तो ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ऐसे ये आकर्षित करेंगे और ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी अनुचुंबकत्व गुण कम होता जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ताप से भी ये संबंधित है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरे पदार्थों की, जिसका नाम होता है लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ। बच्चों, हम इसको एक लोह चुंबकत्व को उच्च अनुचुंबकत्व का गुण भी कह सकते हैं। उच्च अनुचुंबकत्व का गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थ जो होते हैं इनमें जो छोटे छोटे परमाणु या अणु होते हैं वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इनके छोटे छोटे अणु या परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, और जब इन पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं बच्चों, तो ये एक दिशा में संरेखीय होकर डोमेनों का निर्माण करते हैं। मतलब पहले तो इनके परमाणु अणु ऐसे घूमते रहते हैं, ये
छोटे छोटे, लेकिन जब इन पर आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो ये एक दिशा में ऐसे संरेखित हो जाएंगे बच्चों, ऐसे संरेखित हो जाएंगे और इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक हो जाता है और ये एक स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होते हैं और इनको हम डोमेन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डोमेन। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन ऐसे तत्व होते हैं जो लोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे चुंबकीय पदार्थों के व्यवहार के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांट दिया: प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक आप सभी डाल दीजिए, प्रतिचुंबकत्व। और इसमें एरो वाइज लिखिएगा स्टूडेंट्स। इन तत्वों के परमाणु, अणु या आयन में, परमाणु, अणु या आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाते हैं, इनके चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है तो ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद में बच्चों ये डायग्राम बना लेना, NS वाला, प्रतिकर्षित करने वाला। और फिर नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से लिखे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप से अप्रभावित रहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप से अप्रभावित रहते हैं। ओके बच्चों, सेकंड टॉपिक डालेंगे अब आप अनुचुंबकत्व। सेकंड टॉपिक डालें अनुचुंबकत्व, इंग्लिश में इसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। चलिए बच्चों, अनुचुंबकत्व आपने लिख लिया, अब इसमें आप एरो वाइज लिखिएगा। इन तत्वों के परमाणु, अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, अतः इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट एरो में लिखना, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखने पर
ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। आप इसमें ये डायग्राम बना लीजिए, ये वाला डायग्राम। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट शब्द में लिखिए, अनुचुंबकत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुचुंबकत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आप थर्ड टॉपिक डालेंगे, लोह चुंबकत्व। थर्ड, लोह चुंबकत्व। इंग्लिश में इसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, इसमें आप एरोवाइज लिखिए, यह उच्च अनुचुंबकत्व का गुण होता है। यह उच्च अनुचुंबकत्व का गुण होता है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों के अणु छोटे छोटे अणु, इन तत्वों के छोटे छोटे अणु छोटी चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। जब इन पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो ये अणु एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं और डोमेन का निर्माण करते हैं, और डोमेन का निर्माण करते हैं। यह डोमेन प्रबल चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है, इसलिए इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा स्टूडेंट्स, लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबलता से आकर्षित करते हैं। प्रबलता से आकर्षित करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इनमें चुंबकीय गुण शेष रहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर ये अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं।
अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपको 2 टॉपिक समझाए, उत्प्रेरकीय गुण और सेकंड हमने लिया चुंबकीय गुण। स्टूडेंट्स, आप नए वीडियो में आप इंतज़ार करें अगले गुणों के बारे में। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको हम प्रत्येक वीडियो हर लेसन के प्रोवाइड करवाएंगे। इसी तरीके से आप अपनी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।